राहुल की वोट अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है। खुली जीप पर सवार राहुल गांधी, अखिलेश और तेजस्वी यादव आरा से शुरू हुआ राहुल तेजस्वी का रोड शो। सारण, भोजपुर और सीवान तक मेगा रोड शो। वोट अधिकार यात्रा में आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हुए, जो बेहद चर्चा का विषय रहा है। बिहार की जनता को तेजस्वी पर भरोसा है, इस बात का जिक्र अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। अवध से बीजेपी हटी, अब मगध से हटेगी, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। एनडीए में वोटर अधिकार यात्रा से डर का माहौल है, तेजस्वी यादव भी ये कहते हुए नजर आए। यूपी की सियासत में 2024 के चुनाव में राहुल और अखिलेश यादव की सियासी जोड़ी हिट रही है। 2024 के चुनाव का भी यहां पर जिक्र किया गया। सपा और आरजेडी की सियासत का पैटर्न भी एक जैसा है और वोट आधार भी एक ही है। ऐसे में अखिलेश के बिहार की सियासी पिच पर उतरने से तेजस्वी यादव को भी ताकत मिलेगी। अखिलेश का आना यादव समाज को इस संदेश देने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही बिहार में भी यादव राजनीति को मजबूती देने का समय आ गया है। ऐसे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त मौजूदगी एक संतुलित रणनीति मानी जा रही है। अखिलेश यादव के वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने से पीडीए का बूस्टर बिहार के एमवाई समीकरण को भी नई ऊर्जा दे सकता है। और इसी की वजह है कि 2024 में सपा ने अपनी परंपरागत छवि एमवाई से बाहर निकलकर पीडीए फॉर्मूले पर चुनाव भी लड़ा था। अखिलेश का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला सियासी तौर पर यूपी में हिट रहा है। इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का? वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपकी वोट की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा करके। चोरी हो रही है? कौन चोरी कर रहा है आपके वोट को? भाजपा वाला। ये दो लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये बिहार है, बिहार। चूना नहीं लगाया जाता है बिहारियों को, या खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। और बीजेपी जो है घबराई हुई है। जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है, इससे एनडीए में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है एनडीए के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ों पे हमारी पैनी नज़र है। लेकिन कुछ भी कर ले, इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके इनके जो पूर्वज हैं गॉडसे, जिन्होंने गांधी जी को गोली मारा था, ये लोग हिंसक लोग शुरू से ही हैं। डरपोक भी है, हिंसक भी है। इस तरह का काम ये लोग करते हैं। इस पार्टी में रेपिस्ट भरे हुए हैं, उस पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, अपराधी भरे हुए हैं भाजपा और एनडीए में। उन लोगों को जब अपराधियों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं कि जेल से बाहर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं यही काम ना करेगा उन लोगों के चरित्र को देश की जनता जानती है। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं
कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा वार किया और इसके साथ तमाम सवाल जनता से पूछे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस बार बिहार से बीजेपी का पलायन होने वाला है। अब आपको हम वो तस्वीरें दिखाने की प्रयास यहां पर करेंगे जो आज आखिरी पड़ाव, यानी कि आज वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन, बहुत ज्यादा ये तस्वीरें चर्चा का विषय रही। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये ट्वीट करके बाकायदा वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही है। और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि राहुल गांधी खुली जीप में सवार हैं, लेकिन राहुल गांधी का आगे आना और इसके ठीक पीछे तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप गौर से देखिए, एक तरफ आपको एक चेहरा नजर आएगा राहुल गांधी का और इसके ठीक पीछे अखिलेश यादव की मौजूदगी है। इसके अलावा लालू यादव की बेटी रोहिणी को भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये तमाम नेता राहुल गांधी से थोड़ा पीछे है। इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं, इस तस्वीर के मतलब और मायने क्या निकाले जाएं, इसके साथ साथ एक और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। वो सवाल यह है कि मीसा भारती गायब क्यों है। दूसरी बेटी यानी कि रोहिणी सिर्फ और सिर्फ इस खुली जीप में आपको नजर आ रही। इस तस्वीर में आप देखिए रोहिणी है और इसके साथ राहुल गांधी एक तरफ, दूसरे तरफ तेजस्वी यादव। लेकिन मीसा भारती इस पूरी यात्रा से गायब नजर आई। इसके पीछे की वजह क्या है? लालू यादव के परिवार में क्या कुछ बहुत अलग चल रहा है जो शायद मीडिया के सामने नहीं है, जो शायद इस वोटर अधिकार यात्रा में जानकारी सामने नहीं आ रही। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही और ये तस्वीरें कह रही कि राहुल गांधी तेजस्वी के साथ सिर्फ और सिर्फ आखिरकार रोहिणी क्यों नजर आ रही हैं। इसके अलावा यह भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि मीसा भारती एक समय में बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा चर्चा में रहती थी, वो उनकी चर्चा क्यों नहीं। अब आपको हम एक और जानकारी के साथ ये समझाने का प्रयास करेंगे कि वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव आज पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और तीसरे लड़के के तौर पर उनकी इस यात्रा में एंट्री होती है। इसके साथ साथ राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में किस फैक्टर के साथ उनकी मौजूदगी है, इसको हम आपको समझाते हैं। MY यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर, और इसी फैक्टर के साथ अखिलेश यादव की आज वोटर अधिकार यात्रा में मौजूदगी हुई। PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से जोड़ना, वही PDA फॉर्मूला जिस बात का जिक्र अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और यही फॉर्मूला अखिलेश यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल करवाया और शायद इसीलिए तेजस्वी और राहुल गांधी ने भी अखिलेश यादव को इस यात्रा के लिए आमंत्रित किया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल भी है कि वोटर लिस्ट मामले पर विपक्ष की एकजुटता क्या ये दिखाई जा रही है और शायद इसीलिए तमाम विपक्ष के जितने भी नेता हैं अखिलेश यादव के पहले उन्हें बुलाया जाता है। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात, यूपी से सटे जो भी जिले हैं वहां पर रोड शो से अखिलेश की छवि को भुनाने की कोशिश भी यहां पर राहुल और तेजस्वी के साथ की जा रही है और शायद इसीलिए राहुल गांधी ने तमाम बड़े नेताओं को इस वोटर अधिकार यात्रा में बुलाया। एसपी के बड़े ब्राह्मण फेस यानी कि जनेश्वर मिश्रा, इनके साथ इनका गांव बिहार से सटे यानी कि बलिया में आता है। इस फैक्टर को भी कहीं ना कहीं वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जनेश्वर मिश्र जिन्हें छोटा लोहिया कहा जाता था और इसीलिए पिछड़ों की राजनीति के साथ जब ब्राह्मण चेहरों की बात आती है तो जनेश्वर मिश्रा का नाम सबसे आगे आता है। इसके अलावा पांचवी महत्वपूर्ण बात है कि सीवान, सारण और भोजपुर जिले की सीमा पर बलिया आता है और उसी बलिया से आते हैं जनेश्वर मिश्र, जो एक बड़ा नाम रहा समाजवादी पार्टी देश की राजनीति में छोटे लोहिया के तौर पर उनकी पहचान। तीन लड़कों की जोड़ी किस तरीके से चुनौती है एनडीए के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सीवान, सारण और भोजपुर, ये तीन जिले हैं
और इन 3 क्षेत्रों में अगर 3 लड़कों की जोड़ी जहां पर जिस तरीके से मौजूदगी दर्ज करा रही है, इसके मतलब और मायने क्या है? 3 लड़कों की जोड़ी क्या वाकई में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगी? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आज यात्रा का आखिरी दिन। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अखिलेश यादव अगर इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं तो इनके तमाम तरीके से जो सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या महागठबंधन यानी कि वोटर अधिकार यात्रा में तमाम जो पार्टियां हैं उन्हें लाभ होगा? अब आपको ये समझाते हैं और ये बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे किस तरीके के रहे। मगध क्षेत्र, इसी मगध क्षेत्र का जिक्र आज अखिलेश यादव ने किया है, जहां पर मगध क्षेत्र में आरजेडी 13 सीटें, मगध क्षेत्र में कुल 26 सीटें आती हैं। इन 26 सीटों के नतीजे आपको हम बता रहे हैं, साल 2020 के नतीजे हैं। सबसे पहले आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल 13 सीटों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। दूसरे में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 4 सीटें 2020 के चुनाव नतीजों में अपने पाले में की थी, यानी कि 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी 2020 में, इन्हीं मगध क्षेत्र में, जहां पर कुल 26 सीटें आती हैं। और इसी पूरे मगध क्षेत्र में महागठबंधन का दबदबा है। सीपीआई एमएल 3 सीटों पर मौजूदगी दर्ज कराई गई सीपीआई एमएल की तरफ से 2020 के नतीजों में इन्हीं मगध क्षेत्र में। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी यहां पर काफी पीछे रही, और ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। और आप इससे समझ पाएंगे और अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से मगध क्षेत्र किसके पाले में रहा और किसके पाले में नहीं रहा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहां पर 2020 में काफी मजबूत नहीं रही। इसके अलावा जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा 2020 के चुनाव नतीजे बिहार विधानसभा के। अब आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से यात्रा के आखिरी और अंतिम पड़ाव में 3 जिलों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। 2020 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट एक बार फिर से देखिए। जिला है सारण और यहां पर कुल सीट आती है 10, यानी कि सारण जिले में 10 सीटों के साथ इस यात्रा यानी कि वोटर अधिकार यात्रा में किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, इसे हम आपको बताते हैं। महागठबंधन 7 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा था साल 2020 विधानसभा चुनाव में, और इसीलिए आखिरी दिन इस मगध क्षेत्र में यहां पर अखिलेश यादव की मौजूदगी दर्ज कराई जाती है। इसके अलावा यात्रा के आखिरी पड़ाव में 2020 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भोजपुर का आप देखिए। भोजपुर जिले में 7 सीटें आती हैं, भोजपुर जिले में 7 सीटें आती हैं, और यहां पर पिछले चुनाव यानी कि 2020 के चुनाव नतीजों में महागठबंधन का दबदबा रहा। महागठबंधन ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कराई, अपनी मौजूदगी 5 सीटें के साथ यहां पर कराने में महागठबंधन कामयाब रहा। इसके अलावा आप जिला सीवान को अगर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे 2020 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को, तो आप समझ पाएंगे कि यहां पर भी महागठबंधन ने 6 सीटों पर जीत दर्ज कराई। यानी कि इस पूरे क्षेत्र में महागठबंधन बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया साल 2020 के चुनाव नतीजों में। इसके अलावा आपको यह भी बताते हैं कि कुल 26 सीटें हैं मगध रीजन में। आप जाएंगे, यही मगध रीजन जिस पर सबसे ज्यादा महागठबंधन का फोकस है, और इसी मगध रीजन में सबसे ज्यादा महागठबंधन का दबदबा रहा पिछले चुनाव में। लेकिन इन सब के बीच इस बार क्या होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। एक बार गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल के साथ नवादा, ये अलग अलग सीटें हैं। जितने जिले के साथ साथ आपको ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि गया में 10 सीटें आती हैं, गया जी में 10 सीटें आती हैं, औरंगाबाद में 6 सीटें आती हैं। मगध रीजन में कुल 26 सीटों का ये आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहानाबाद में 3 सीटें आती हैं। इसके अलावा अरवल की ओर अगर आप चलेंगे तो 2 सीटें अरवल जिले में आती हैं। नवादा में 5 सीटें आती हैं, और इन्हीं तमाम सीटों के आसपास मगध क्षेत्र का सियासी समीकरण रहता है। सीवान के जातीय समीकरण को हम आपको बताते हैं, और ये बताएंगे कि जातीय समीकरण सीवान का किस तरीके का है। मुस्लिम वोटर यहां पर 3 लाख है, यानी कि यही एमवाई समीकरण मुस्लिम पक्ष किस तरफ जाएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यादव वोटर 2.5 लाख वोटर यादव वोटर है, और इसी प्लान के साथ, इसी एमवाई समीकरण के साथ अखिलेश यादव की मौजूदगी दर्ज कराई जाती है। इसी के साथ साथ एक अलग फॉर्मूला यहां पर महागठबंधन और वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से बनाया जा रहा है। अब आप बिहार विधानसभा चुनाव में अवध के नतीजों का
जिक्र क्यों हो रहा है, क्यों बार बार अवध के नतीजों का जिक्र होता है, इसे हम आपको बताते हैं। अवध रीजन में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। इसे भी आपको समझना बेहद जरूरी है कि लोकसभा सीट किस लिए और कितनी महत्वपूर्ण है। 14 सीटें आती हैं। 14 सीटों में इंडिया यानी कि इंडिया गठबंधन, वही इंडिया गठबंधन जो सबसे ज्यादा 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में है, 10 सीटों की मौजूदगी इंडिया गठबंधन ने अपनी दर्ज कराई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। लोकसभा का आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का आंकड़ा ही विधानसभा के समीकरण में बेहद महत्वपूर्ण होता है और तमाम तरीके के समीकरण लोकसभा के साथ बनते हैं। अवध से मगध का प्लान क्यों तय किया गया है, आखिरकार अवध से मगध का प्लान क्यों तय किया गया है, इसे भी आप समझिए। ये मगध रीजन में कुल 26 सीटें आती हैं और इन 26 सीटों के माध्यम से महागठबंधन खुद को बेहद मजबूत मानता है, क्योंकि 20 सीटों पर महागठबंधन ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी। एनडीए ने सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इसीलिए सबसे ज्यादा अवध से मगध की चर्चा हो रही है कि एक तरफ मगध में जिस तरीके से महागठबंधन और वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई एक माइंड गेम के साथ, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको ये बता दें कि अवध क्षेत्र से कहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी है, कहां पर बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा। लोकसभा सीट फैजाबाद अयोध्या 54,567 वोट। इसके साथ लोकसभा सीट प्रयागराज का भी यहां पर जिक्र हो रहा है। बस्ती, श्रावस्ती, मोहनलालगंज, खीरी, फतेहपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, रायबरेली और अमेठी। अवध क्षेत्र में कहां पर भारतीय जनता पार्टी कितने मार्जिन के साथ हारी, इसको आप समझिए। प्रयागराज में 58,795 वोट से भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन रहा हार का। बस्ती में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो बस्ती सीट पर 1,09,94 वोट से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। श्रावस्ती में अगर आप जाएंगे तो 76,673 वोट, यानी कि 1 लाख से करीब 25,000 के वोट कम रहे, भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट गंवा दी। मोहनलालगंज में 70,292 वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। ये मार्जिन हम आपको बता रहे हैं। खीरी में अगर आप जाएंगे 34,329 वोटों के साथ ही मार्जिन रहा हार का। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इन वोटों के साथ इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर से लेकर सीतापुर, तमाम अलग अलग लोकसभा सीट जो बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए आपको ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का सीधा इफेक्ट विधानसभा चुनाव में पड़ता है।